नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ को नदियों का प्रदेश कहा जाता है। बस्तर से लेकर सरगुजा तक नदियां कलकल करके बहती है, जीवनदायिनी नदियां होती है। नदी न केवल अपने साथ शहर की प्यास बुझाती है, बल्कि खेती किसानी में लगे किसानों के लिए भी जीवन दान देती है, वरदान साबित होती है। लेकिन जैसे ही मानसून की तैयारी होती है या नदियों से पानी उतरता है, तो नदी के जो हत्यारे होते हैं नदियों को खोद के रेत बेच लेते हैं। सरकारी व्यवस्थाएं हैं कि किस तरह से नदियों का खनन किया जाए, किस तरह से रेत उत्खनन किया जाए, भंडारण किया जाए, लेकिन सारे नियमों को दरकिनार करके रात के अंधेरे से लेके दिन के उजाले तक खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद होते हैं कि विरोध करने पे गोली तक चला देते हैं। ताजा मामला राजनांदगांव का है, जहां पे खनन माफियाओं ने गोली चलाई, 2 लोगों को गोली लगी, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने हंगामा किया। लेकिन ढाक के वही 3 पात कि जांच कराई जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। सवाल ये कि खनन माफियाओं का खेल सरकार क्या कसेगी नकेल? आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ को नदियों का राज्य कहा जाता है, मगर इन्हीं नदियों की रेत रूपी आत्मा को छलनी करने की शिकायतें मिल रही हैं। ताजा मामला राजनांदगांव और गरियाबंद से सामने आया है, जहां न केवल अवैध रेत का कारोबार चल रहा था, बल्कि माफिया की दबंगाई भी सामने आई है। पिछले दिनों गरियाबंद में रेत माफियों ने पत्रकारों को पीटा, फिर अब राजनांदगांव में रेत के काले कारोबारियों ने गोली भी चला दी है। राजनांदगांव के मोहड़ गाँव में रेत खदान को लेकर हुआ विवाद। अवैध खनन रोकने पर रेत माफियों ने ग्रामीणों पर चलाई गोली, 2 घायल। गरियाबंद में पत्रकारों के साथ रेत माफियों ने की मारपीट। ट्रैक्टर से निशुल्क रेत ले जाने की छूट, अवैध खनन कर भंडारण की कई शिकायत। गरियाबंद में पिताई बंद, सरकदा, तर्रा कोपरा समेत कई और जगह अवैध खनन। बस्तर संभाग में सुकमा सबरी नदी, बीजापुर में गोदावरी में भी माफियों का दबदबा। राजनांदगांव, मौला मानपुर चौकी, डोंगर गांव में शिवनाथ नदी से अवैध रेत उत्खनन। रायगढ़ में खरसिया धर्मजयगढ़, छाल में मांड नदी से अवैध उत्खनन का खेल। रेत के अवैध खेल से सरकार को हो रहा है करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान। डिप्टी सीएम विजय शर्मा बोले, जो भी होगा बड़े दंड का भागी होगा। बस्तर में सरगुजा तक और गरियाबंद से लेकर कवर्धा तक छत्तीसगढ़ में ऐसा एक भी कोना नहीं छूटा होगा जहां से नदियां ना बहती हों और रेत का अवैध खेल ना खेला जा रहा हो। सियासत में भी रेत माफियाओं की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। सरकार का दावा है कि इस समस्या को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई हो रही है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने सख्त कार्रवाई के निर्देश देते हुए कहा है कि जो भी होगा बड़े दंड का भागी होगा। लेकिन दूसरी तरफ घटनाओं पर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। कमीशन खोरी और संरक्षण के आरोप गूंज रहे हैं। देखिए, ये विष्णु का सुशासन है। राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। किसी भी माफिया के लिए छत्तीसगढ़ में कोई स्थान नहीं है। कोई भी इस तरह से राज्य में कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेगा, उस पर कठोर कार्यवाही होगी। मैंने देखा राजनांदगांव में, मैंने आज ही राजनांदगांव आईजी से बात की है, जो भी होगा बड़े दंड का भागी होगा। पूरे प्रदेश में अवैध रेत उत्खनन चल रहा है और धड़ल्ले से चल रहा है, और कहीं न कहीं सरकार अपने चहेते नेताओं को मनपसंद रेत खदाने लूटने के लिए छोड़ दिया गया। सत्ता पक्ष के दावे अलग हैं, विपक्ष की सियासत के सवाल अलग हैं, लेकिन रेत का काला खेल खेलने वाले बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। इससे पहले भी बलरामपुर जिले के सनावाल थाना क्षेत्र में रेत का अवैध खनन और परिवहन रोकने गए आरक्षक की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी गई थी। बहरहाल छत्तीसगढ़ में रेत का अवैध खेल एक बड़ी समस्या है। अवैध खनन और परिवहन के कारण राज्य के जल संसाधनों और पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि आखिरकार रेत का ये काला खेल, अवैध खेल किस तरह से फलीभूत हो रहा है और जिम्मेदार नकेल कसने की बात कह रहे हैं।
आज इसी गंभीर विषय पर चर्चा करते तीन बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों का परिचय सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से निशिकांत पांडे जी हैं, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता। निशिकांत जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से अमित श्रीवास्तव जी हैं, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। अमित जी आपका बहुत स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे भी हमारे साथ है। अनिरुद्ध जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। निशिकांत जी आज जवाब आप दीजिए सबसे पहले, ये खेल कब रुकेगा? बहुत सीधा सा सवाल है, इसलिए क्योंकि 2023 में जब सत्ता का परिवर्तन हुआ छत्तीसगढ़ में, उस वक्त आप लोग लगातार रेत के अवैध खेल की बात कहते थे। उस वक्त लगातार आप लोग नारे बुलंद करते थे कि रेत माफियाओं का संरक्षण छत्तीसगढ़ में है। स्थिति बदल गई क्या? जवाब दीजिए। अवधेश जी, आपको बड़े भाई अनिरुद्ध दुबे और अमित श्रीवास्तव जी को संध्या जवाहर। नमस्कार। बिल्कुल, देखिए स्थिति काफी बदली है, लेकिन और नियंत्रण करने की आवश्यकता है। हालांकि ये विषय ऐसा है कि ये हमको विरासत में मिला है, लेकिन जिम्मेवारी से हम पीछे नहीं हट सकते। अवैध कारोबार वाली सरकार जरूर चलेगी, लेकिन उनके द्वारा संरक्षित और पोषित कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी कहीं ना कहीं किसी रूप से माध्यम से संरक्षित किया जा रहा है, अधिकारी कर्मचारी या स्थानीय प्रशासन के द्वारा। तो वो आपके माध्यम से मैं उनको कहना चाहता हूं, किसी भी प्रकार का अवैध कारोबार, चाहे रेत का हो, शराब का हो या सूखा नशे का हो, ये हमारी सरकार, सुशासन की सरकार में स्वीकार कतई नहीं है। स्थानीय प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि ऐसे कोई भी कारोबार को आगे न बढ़ाया जाए। पूर्णतः उस पर अक्षर से फुल स्टॉप लगाने के लिए हमारी सरकार द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया है। जो घटनाएं घटी है, स्वयं विजय शर्मा जी ने स्पष्ट किया है कि बड़ी दंड से उनको नवाजा जाएगा। लेकिन एक और चीज है इसमें कि कहीं ना कहीं ऐसे अवैध रेत के कारोबार में हम जब देखते हैं तो कहीं ना कहीं संलिप्तता रहती है, ग्राम पंचायत से लेकर स्थानीय प्रशासन तक की। मैं आपके माध्यम से पुनः स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूं कि आप लोग अभी भी इससे बाहर आए, ये हमारी सरकार इसको स्वीकार नहीं करती। कब तक इसी तरह का बयान आप देंगे? 16 महीने हो गए सरकार को। लगातार हमने बहुत कार्रवाई की, अवैध सूखे नशे पे कारोबार की, शराब पे बताइए। रेत के खनन पे भी लगातार कार्रवाई चली जा रही, गाड़ी जब्त की जा रही, लोग जेल भेजे जा रहे। लेकिन जिस प्रकार से घटनाएं हुई हैं, ये घटनाएं हमारे सुशासन के सरकार में स्वीकार नहीं है। इस पे भी बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी अवधेश जी, और आने वाले समय में ये बिल्कुल हमारे प्रदेश में नहीं देखने को मिलेगा। अमित जी, आप लोगों ने विरासत में दिया है रेत के अवैध खेल को सत्ताधारी दल को। आपने जो 5 साल तक माफियाओं की सरकार चलाई, कोट अनकोट करके कह रहा हूं मैं निशिकांत जी की बात को, उसी को संरक्षण मिला हुआ है। अब उसको ठीक करने में थोड़ा सा समय लगेगा। जवाब दीजिए, आपको सत्ता से उतरे 16 महीने हो गए, फिर भी गुनहगार और जिम्मेदार आप हैं। देखिए, कहते हैं ना कि निशिकांत भाई जब भी आए ना, दूसरों को दिखाया करो, पहले खुद देखा करो, फिर दूसरे को दिखाया करो। और लगातार आपको हमने विरासत में क्या दिया था मैं आपको बता देता हूं। विरासत में हमने आपको लगातार 5 सालों तक हर बार अपना रिकॉर्ड तोड़ने का हमने धान खरीदी का आपको विरासत में दिया था। अब मुझे नहीं पता कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने आपको विरासत में ये रेत खनन दे दिया। और 16 महीनों में मैं आपको बता दूं अवधेश जी कि पहले एक पुलिस आरक्षक को, वहां के जो रेत माफिया थे वो ट्रैक्टर के नीचे रौंद देते हैं बलरामपुर जिले में। उसके बाद राजिम गरियाबंद में एक पत्रकार से मारपीट करते हैं। और कल जिस प्रकार से राजनांदगांव में ये पूरी घटना देखने को मिली, कहीं ना कहीं पूरे राज्य में रेत माफिया सक्रिय हैं। और हम तो पहले से कहते थे ये सरकार है 16 महीने की सुशासन की सरकार नहीं है, ये कट, कमीशन और करप्शन की सरकार है। और जो ये जिस पार्टी की सरकार है, इनका हमेशा से विश्वास जो रहा है वो सत्ता बल, धन बल और बहुबल में रहा है। क्योंकि हमने देखा है कि कई प्रदेशों में कैसे सरकार बनाई जाती है और इनकी कमजोरी है। इन्होंने कहा कि आप कई पुराने उसके अपोषित लोग हैं, उनको हम ठीक कर रहे हैं। मतलब आप में कमजोरी है, ये आपने स्वतः ही मान लिया कि 16 महीने भी आपको उनको ठीक करने में आप उनको ठीक भी नहीं कर पाए। लगातार घटनाएं हो रही हैं, उनमें खौफ नहीं है, उनमें डर नहीं है। और जिस प्रकार से अगर पुलिस आरक्षक को रौंद दिया जाता है, मतलब कहीं ना कहीं उनमें कानून का खौफ नहीं है। और विरोध करने वालों को खुलेआम जिस प्रकार से जानलेवा हमला किया जा रहा है, ये बताता है कि रेत माफिया कितने निरंकुश हो गए। अब विषय ये है कि ये इतना इनको छूट देके क्यों रखे, किस को इसका कमीशन जाता है, कौन उनके पीछे है और कौन उनको संरक्षण दे रहा है, ये सारा जांच का विषय है। ले लेता हूं जब अनिरुद्ध जी का रुख कर। अनिरुद्ध जी, आपको विधानसभा की और तस्वीर याद दिला देता हूं। सत्ताधारी दल के 2 प्रमुख नेता, जिसमें धर्मजीत सिंह भी शामिल थे, उन्होंने कहा कि चलिए मेरे साथ, कैसे नदियों का सीना चीरा जा रहा है पोकलेन और चेन माउंटिंग मशीन से, मैं आपको दिखवाता हूं। मतलब सरकार को कहा गया। सरकार के ऊर्जावान मंत्री ने खड़े होकर कहा कि 24 घंटे के भीतर कार्रवाइयां होगी। कुछ कार्रवाइयां हुई भी,
जिसका आकलन, जिसका विवरण दूसरे दिन सदन में प्रस्तुत किया गया। लेकिन आज गोली चल गई साहब राजनांदगांव में। निशिकांत जी कह रहे थे कि पूर्ववर्ती व्यवस्थाओं के तहत अपराधी अभी भी पोषित हो रहे हैं। जिस जगह पे गोली चली, राजनांदगांव जिला मुख्यालय से उसकी दूरी 4 किलोमीटर। पार्षद को 2 घंटे तक बंधक बना लिया गया इस बात को कह के कि आप भी रेत के खेल में मिले हुए हैं। अनविद जी, देखिए, वास्तव में ये घटनाक्रम रुक नहीं रहा है और आपने तो मतलब एक और दो उदाहरण दिया बात, और ये जिक्र भी आया आपके चैनल में कि एक आरक्षक की जो है सीधे सीधे हत्या। और दूसरी बात यह है कि मतलब बीएस टीवी को जो धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो पत्रकारों से जो जुड़े हुए मुद्दे प्राथमिकता के साथ उठाए जाते हैं, और उसमें जो वहां पे अपना गरियाबंद क्षेत्र में जो हुआ है, इताई बंद में जो वहां पे जो एक वीडियो वायरल हुआ कि पत्रकारों को वहां पे दौड़ा रहे हैं, वहां पे रेत खोदने वाले, वो बहुत मतलब सोचने पे मजबूर करने वाली बात है। और ये भी है कि आपने जैसा दिखाया कि यहाँ पे बस्तर से लेके सरगुजा तक और गरियाबंद से लेके जो है कवर्धा तक के इसे, बट अब क्या छत्तीसगढ़ का कोई हिस्सा बचा हुआ है? और बात रही धर्मजीत सिंह जी की, तो उस समय सदन में था। आज धर्मजीत सिंह जी भारतीय जनता पार्टी में है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, और इतना गंभीर विषय जो उन्होंने उठाया है। और एक चीज और है, क्योंकि अवधेश जी विधानसभा का आपने जिक्र कर दिया तो मुझे थोड़ा सा बोलने का अवसर मिल गया। मिनट भर की बात है, मैंने देखा शराब को लेकर विमल चोपड़ा जी ने विधायक होते हुए लड़ाई लड़ी, और विधायक होते हुए मोतीलाल देवंगा ने चिट फंड कंपनियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। मतलब गंभीर मुद्दों को लेकर कोई ना कोई किसी बड़े नेता की एक अलग पहचान होती थी। मतलब शराब के विरोध में कहीं अगर विमल चोपड़ा है तो चिट फंड के विरोध में तो जो है कहीं मोतीलाल देवंगा ने, लेकिन कोई अभी तक के रेत को लेकर कोई ऐसा जो है जन नेता नहीं उभरा है जो सड़क की लड़ाई लगातार लड़ते नजर आए। आवाज उठती है फिर क्यों चुप्पी छा जाती है, ये समझ से परे। निशिकांत जी, क्यों चुप्पी हो जाती है साहब? केवल यहाँ पे बात कानून व्यवस्था का नहीं निशिकांत जी, इस बात को समझिए ना, करोड़ों रुपए के राजस्व का हानि सरकार को इसके जरिए पहुंचाया जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। पार्षद को 2 घंटे तक बैठा लिया गया, पुलिस जाके उसे छुड़ाती है। और इन सब बातों को छोड़ दीजिए, रेत के काले खेल का भुगतान आम लोगों को करना पड़ता है जब रेत के दाम अनाप शनाप बढ़ा दिए जाते हैं। सारे चीजों के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या वही कांग्रेस की सरकार जो दिसंबर 2023 में सत्ता से बेदखल हो गई? नहीं अवधेश जी, मैं पहले प्रबोधन में कहा कि हम हमारी सरकार इस जिम्मेवारी से भाग नहीं सकती। ये जिम्मेवारी हमारी है, अक्षरशः पूर्णतः इस पर बेल लगाना। लेकिन जिस प्रकार से बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाए, 5 साल के विनाश के कालखंड का परिणाम है। लेकिन फिर भी सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। हमारे प्रदेश की सरकार ने लगातार पेड़ से इतना स्नेह क्यों? काट दीजिए ना, काट ही रहे हैं लगातार, काट दीजिए पेड़, बात खत्म कीजिए। चाहे भ्रष्ट अधिकारी हो, चाहे भ्रष्ट अपराधी हो, चाहे जो भी हो, उन पे लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार साए काम कर रही है। और देखिएगा आप जितने लोग हैं सब बिहाइंड द बार जाएंगे। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जब प्रदेश की सरकार या कोई एजेंसी जब कार्रवाई करती है तो कांग्रेस पार्टी बिलबिलाने क्यों लगती है? क्यों एजेंसियों को जाके एजेंसी के सामने धरना प्रदर्शन करना शुरू करती है? मेरा कहना स्पष्टता के साथ है कि किसी भी अपराधी का, भ्रष्ट अधिकारी का संरक्षण और पोषण नहीं होना चाहिए। प्रदेश के 3 करोड़ की जनता और रक्षा की सुरक्षा के लिए हम जिम्मेदार हैं, इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। और स्थानीय प्रशासन को पुनः प्रदेश की सरकार ने भी निर्देशित किया है कि किसी भी प्रकार का 1 रुपए का अवैध कारोबार नहीं होना चाहिए। अगर स्थानीय प्रशासन से चूक हो रही है तो वहां भी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी और जिम्मेदारी इसकी तय की जाएगी कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। जी अवधेश जी, बलरामपुर में घटना घटी थी निशिकांत जी, आपको याद होगा। दुर्भाग्य से एक आरक्षक को कुचल के मार दिया गया था। उस पूरे मामले में झारखंड में आ रहा हूं अमित जी आपके पास, झारखंड के लोग उसमें आरोपी थे, पकड़ाए, कार्रवाइयां हुई। हौसले की बात देख लीजिए, आरोपियों के, अपराधियों के, माफियाओं के हौसले किस कदर बुलंद है कि एक आरक्षक को पहिए के नीचे रौंद देते हैं, उसकी मौत हो जाती है, पत्रकारों को दौड़ाया जाता है गरियाबंद में, और ठीक दूसरे दिन नांदगांव में गोली चला दी जाती है। बहुत दुखद है अवधेश जी, ये जितनी घटनाएं हो रही है दुखद है और इसकी बहुत सीरियस हम इसको ले रहे हैं। और जो कार्रवाई की बात आप करें कि आपने कार्रवाई इसलिए हो रही है कि हमको संरक्षित और पोषित नहीं करना है किसी को। हमारी सरकार स्पष्टता से काम करी कि प्रदेश की जनता की रक्षा सुरक्षा के लिए हमको प्रयासरत रहना है। जो घटनाएं हुई है दुखद है, आगे इसकी पुनरावृत्ति ना हो उस पर सख्त निर्देश दिए जा रहे हैं, उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। अमित जी जवाब दीजिए।
पुनरावृत्ति नहीं होगी घटनाओं की, निशिकांत जी दावा कर मैं रहे हैं। आपको बता दूं, बलरामपुर में जो लिब्रा गांव में पुलिस आरक्षक को ट्रैक्टर में दबा के मारा था, हाई कोर्ट ने उसका स्वतः ही संज्ञान लिया था और ये इश्यू नोटिस करा था उन्होंने माइनिंग सेक्रेटरी को और वन विभाग के सेक्रेटरी को, और उसके बाद उन्होंने कहा था कि ये बहुत दुखद घटना और ये बहुत गंभीरता से हाई कोर्ट ने लिया था। अभी मेरे अनुज ने कहा कि जिस प्रकार से हमारी जिम्मेदारी है, मतलब आप जिम्मेदारी अच्छे से निभा नहीं रहे, क्योंकि लगातार बलरामपुर की घटना, उसके बाद गरियाबंद की घटना, अब फिर राजनांदगांव की घटना, ये तो समझ लीजिए सामने आने वाली घटनाएं जो आ गई हैं, जो नहीं आ रही हैं, जो ग्रामीण लोग शिकायत कर रहे हैं और उनको उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, वो अनगिनत ऐसी घटनाएं हैं। और मैं आपके माध्यम से एक ही चीज कहना चाहता हूं कि अभी आपने कहा कि साए साए काम हो रहा है, तो आप आज उसको रोक नहीं पा रहे हैं, जिम्मेदारी से आप भाग रहे हैं आप लोग, तो मतलब किसको कमीशन जा रहा है जिससे आपके हाथ कांप रहे हैं उनको गिरफ्तार करने में, उनके ऊपर कार्रवाई करने में। अवधेश जी, मैं एक ही चीज कहता हूं, आपने बहुत अच्छी बात उठाई कि बस्तर से सरगुजा तक, गरियाबंद से कवर्धा तक जो राजस्व का, जो ये रेत माफिया सक्रिय है, उससे कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ को राजस्व की बहुत नुकसान हो रहा है और अभी बड़ी हानि हो रही है। और आपने अभी कहा कि ये 5 साल के कालखंड का है, जैसे वहां पर प्रधानमंत्री जी कहते हैं नेहरू जी के कालखंड का है और ये कहते हैं 5 साल का। आपको मैं याद दिला दूं निशिकांत जी, आप विद्वान प्रवक्ता हैं, 5 साल पहले जब आपकी 15 साल की सरकार थी तो यहाँ की रेत बॉम्बे जाती थी और उसका कट कमीशन और करप्शन पे कौन लिप्त था, ये अवधेश जी भी जानते हैं, निरुद्ध भैया भी जानते हैं, और दिल पे हाथ रखेंगे तो आपको भी उनका नाम याद आ जाएगा। आप बता दो ना। नहीं, आप जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। देखिए, मैं वही चीज बोल रहा हूँ क्योंकि अवधेश जी समझ गए, उनकी हंसी ने सारा बता दिया। तो मैं आपके माध्यम से एक ही चीज कहना चाहता हूं कि आखिर कब तक, क्यों रेत माफिया इनके यहाँ इतने उनके हौसले बुलंद है कि गांव के लोगों को वो दौड़ा के पीट रहे हैं। रही बात ये जो छत्तीसगढ़ में अभी सरकार है ना, ये पता नहीं, ये 2 लोगों से बहुत खौफ खाती है, छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता से, दूसरा हमारे पत्रकार बंधु से। जब पहले सब पत्रकार, जब इनकी सरकार थी तो हेलमेट पहन के आप लोग जाते थे, आप लोग को याद होगा। उसके बाद मेकाहारा की उस दिन आप लोग को घटना याद होगी। अब ये गरियाबंद राजिम में जो घटना हुई, मतलब ये किसी को संरक्षण नहीं दे रहे हैं। आपके मैं आपको याद दिला दूं कि एक हमारे अधिवक्ता साथी के साथ भी मारपीट हुई थी। मैं तत्काल मांग करता हूं कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट भी इस प्रदेश में लागू होना चाहिए और पत्रकारों से जिन्होंने वादा किया था वो सारे वादे पूरे होना चाहिए। चलिए, कम से कम अच्छी बात है अमित जी कि कांग्रेसी तो सुरक्षित है, कांग्रेसियों को तो कोई भय नहीं है सरकार में। ये एक बेहतर लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा है। ठीक है, संघियों से लड़े हैं, मैं लौट इन संघियों से नहीं डरेंगे। ठीक है, मजबूत है कांग्रेस। मैं लौट रहा हूँ, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। निशिकांत जी जवाब दीजिए 10 सेकंड, उसके बाद मैं अनिरुद्ध जी का रुख करूंगा। नहीं, जब 5 साल की इनकी सरकार थी तब अधिवक्ता के लिए कानून, पत्रकारों के लिए कानून नहीं याद था। अभी सरकार चली गई तो फिर उसका हेलमेट पहनते थे मेरे पत्रकार दोस्त, आपको याद होगा। जी बिल्कुल अमित जी, मैं यही बात बोल रहा हूँ कि जब आपको प्रदेश की जनता ने जिम्मेदारी दी थी तो आपने कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई। हम अक्षरशः इसको स्वीकार भी करते हैं, इसको रेक्टिफाई भी करेंगे, इस पर कार्रवाई भी करेंगे, लेकिन कभी संरक्षित और पोषित नहीं करेंगे। आपके जैसा, आपके समय की घटनाओं को लेकर मैं यहाँ बैठ जाऊँ, वो हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय है कि हम आज सरकार में है तो हमको हमारी जवाबदेही तय होनी चाहिए। स्थानीय प्रशासन, ग्राम पंचायत, कलेक्टर और एसपी पुनः उनको निर्देशित किया है कि ऐसी घटना ना हो और पुनरावृत्ति ना हो, इसको सुनिश्चित किया जाए। वो अधिकारी आपकी सुन रहे हैं क्योंकि लगातार घटनाएं हो रही हैं। अधिकारी अमित जी, मैं जब अनिरुद्ध जी का रुख कर, अनिरुद्ध जी, विधानसभा में जब इस बात का जिक्र किया जाता है, जब इस विषयों को उठाया जाता है, तब दोनों ही दलों के बीच में थोड़ी सी हल्की सी मतलब साठगांठ दिखाई पड़ती है। ये कुछ पुराने लोग कह जाते हैं, कहते साहब कि एक ऐसा विषय है जिसको जीवित रखना चाहिए दोनों के फायदे के लिए। क्यों ऐसा कहा जाता है? चाहिए दोनों के फायदे के लिए। और जो आपने पहले मेरे को बोलने का अवसर दिया था, मैंने एक शब्द कहा था कि बाद में ये चुप्पी क्यों छा जाती है। जवाब वही है, घूम फिर के जवाब यही आता है कि मुद्दा उठता है फिर ये शांत क्यों हो जाता है। क्यों किसी जो है बड़े नेता की मतलब ये जन आंदोलन की एक भूमिका में वो क्यों नहीं आया कोई भी, चाहे किसी भी पार्टी का, और ये जाना जाए कि रेत माफिया के खिलाफ जो है वाकई ये नेता ने जो लड़ाई लड़ी है। और तो विमल चोपड़ा जी पे तो हमें प्राण घातक हमला हो गया था जब शराब के को लेके आंदोलन था। लेकिन अवधेश जी, अभी मैं आपके जो है चलते डिबेट में मैं स्क्रीन में मैं देख रहा था, मतलब गाड़ियां, ये भागते हुए, ये जैसे कोई बहुत मतलब है ना, कितनी गंभीर बात है। और देखिए, ऐसा कोई राज्य नहीं है कि जहां कोई अपराध नहीं होते। और छत्तीसगढ़ ऐसा नहीं कि यहाँ पे मतलब ये कि पहली बार हो रहा है। खनन जो है सालों साल से चलते आ रहा है। अब पूर्व में यह होता था कि मीडिया में अवैध रेत का, अवैध खनन खबरें आती थी और वहीं तक आकर खत्म हो जाती थी।
लेकिन ये बलरामपुर का हमला, मतलब आरक्षक की जान जा रही है। फिर आपने अभी कहा कि झारखंड के लोग उसमें संलग्न पाए गए, फिर राजनांदगांव का उदाहरण है और गरियाबंद का उदाहरण है। तो मतलब कुल मिला के जो है यूपी और बिहार के, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यूपी बिहार जो है बहुत मतलब अपराधग्रस्त राज्य हैं, मतलब यहाँ पे ऐसे गिनाए जाते थे और ऐसा बताया जाता था कि वहां पे इस तरह के क्राइम होते हैं। तो यहाँ पे एक अब रेत को लेकर नए तरीके का जो क्राइम होने लग गया है वो बर्दाश्त के कम से कम काबिल तो नहीं हो सकता अवधेश जी। बिल्कुल सर निशिकांत जी, जी, बर्दाश्त नहीं होगा साहब। बिल्कुल छत्तीसगढ़ की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। अमित जी कह रहे थे कि मुंबई तक रेत जाता था, वो यूपी की बात भूल गए होंगे शायद। छोड़ दीजिए यूपी मुंबई की बात, अनविद जी को अच्छे से याद होगा। आरंग में रेत का पहाड़ खड़ा कर दिया गया था, अनविद जी आपको याद होगा शायद। रेलवे यार्ड के किनारे 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 कई किलोमीटर तक रेत का पहाड़ बना दिया गया था। जांच हुई तो पता चला कि कोई बड़े जिम्मेदार हैं जिनके जिम्मेदारी में सारा चीज खेल लिया गया। खैर निशिकांत जी, जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जनता हर कसौटी पे आपको तौलती है, परखती है, जांचती है, समझती है। जनता को कैसे जवाब देंगे? आप तो कह रहे कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाए, बताइए। अवधेश जी, जनता देख भी रही है, हमारे मंशा को भी देख रही है, हमारी कार्रवाई को भी देख रही है। उसके बावजूद घटनाएं हो रही है, उसको भी रेक्टिफाई करने का संकल्प है हमारा। और प्रदेश की जनता से ये वायदा भी है कि पूर्णतः भ्रष्टाचार, अपराध मुक्त प्रदेश, शांत प्रदेश देने का हमारा वादा था। उसकी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, लगातार हम कार्रवाई भी कर रहे हैं, चाहे जो भी अवैध कारोबार हो। लेकिन अवैध कारोबार में संलिप्त लोग जब जेल चले गए, चाहे अवैध कोयला के हों, चाहे अवैध शराब के हों, तो यही कांग्रेस पार्टी वहां जाके धरना प्रदर्शन करती है। ये भी उन्हीं का सिंडिकेट का हिस्सा है। लेकिन मैं पुनः जिम्मेदारी से ये बात करता हूं अवधेश जी, आपके माध्यम से, कि ये पूर्णतः अक्षरशः फुल स्टॉप के साथ काम किया जाएगा। कहीं एक भी घटना ना हो, पुनरावृत्ति ना हो, ये सुनिश्चित किया जाए। ठीक है अमित जी। निशिकांत जी घूम फिर के एक बात पे जोर दे रहे कि साहब कार्रवाइयां होती हैं तो आप लोग एजेंसी के द्वार पे जाके आंदोलन करते हैं, ईडी दफ्तर चले जाते हैं, एसीबी दफ्तर चले जाते हैं, जहां जहां कार्रवाइयां होती है वहां वहां आप चले जाते हैं। क्या राजनीतिक तौर पे विपक्ष इस गुनाह के खिलाफ है, ये आश्वस्त करेंगे आप? निश्चित तौर पे, क्योंकि इससे छत्तीसगढ़ की जनता को बहुत नुकसान हो रहा है, राजस्व की हानि तो हो ही रही है। वो मैं वही चीज कह रहा हूँ कि जिस रास्ता बदल गया, रास्ता तो बदल नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि अगर लोग अपना घर बनाने का जो एक सपना होता है, उसको महंगी रेत उनको लेना पड़ रहा है। इनके जिस प्रकार से सांठ-गांठ है, और ये अभी कह रहे थे कि 16 महीनों में अगर आप इस पे कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, मतलब आज तक छत्तीसगढ़ जब से बना है 25 सालों में ये सबसे कमजोर सरकार है। और आपको कहने का नैतिकता के नाते अधिकार तो बिल्कुल भी नहीं है कि हमने कह दिया है, हमने निर्देशित कर दिया है। मतलब वो अधिकारी आपकी सुन नहीं रहे। लगातार घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो गरियाबंद का मामला हो, चाहे राजनांदगांव का मामला हो, चाहे बलरामपुर का मामला हो। मतलब या तो अधिकारी आपकी सुन नहीं रहे, या जो ये रेत माफिया जो है वो कहीं ना कहीं इतने बेखौफ हो गए हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम जो कमीशन दे रहे हैं हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। निशिकांत जी, गंभीर मामला है, नहीं, एकदम गंभीर मामला। करारे नोटों का अमित जी राजनीति एकदम चल रहा है। सीधे आरोप लगा रहे कि साहब कमीशन के फेर में हौसले बुलंद अपराधियों के। नहीं, अवधेश जी क्या है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिनते सी, उनका अनुभव ये बयान कर रहा है कि कमीशन कारण वो नहीं रोक पाए। लेकिन हम स्पष्टता से कर रहे हैं, 16 महीने में आप देखिए हमारी कार्रवाई, चाहे अवैध शराब पे हो, अवैध सूखे नशे पे हो, या अवैध रेत पे हो, हम कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन फिर भी घटनाएं हुई हैं तो चिंतित करती है। लेकिन हम इससे हारेंगे नहीं, हम इस पे जीत दर्ज कराएंगे और एक भी घटना ना हो इसको सुनिश्चित किया जाएगा। रही बात, आप बोल रहे थे 25 साल की सबसे कमजोर सरकार है। सबसे कमजोर सरकार कौन होती है? जब एक विधायक मंत्री पे हत्या के साजिश का आरोप लगाता है, जब आपकी एक विधायिका पे चाकू से हमला हो जाता है एक पब्लिक मीटिंग में, वो सबसे कमजोर सरकार कही जाती है। हमारी सरकार मजबूत है। एक तरफ नक्सल मोर्चे पे हमारी सरकार लगातार सफलता ले रही है, दूसरा आपराधिक मोर्चे पे हमारी सरकार न संरक्षित करी न पोषित करी। बजाते आपके द्वारा जो संरक्षित और पोषित अपराधी थे, जिनके मामले अभी आए हैं सामने, उन पे भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। तो हमको किसी से कोई लेना देना नहीं है। कमीशन का खेल आपका था, संरक्षण पोषण करने का खेल आपका था। भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई सरोकार नहीं। हम स्पष्टता ताकत से इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। अनविद जी, जिस तरह से मैंने कहा कि साहब इससे केवल अपराधियों के हौसले बुलंद नहीं हो रहे, राजस्व का बड़ा नुकसान हो रहा है। सरकार कतई नहीं चाहेगी कि उनके राजस्व में डाका डले, उनके राजस्व के हिस्से में लीकेजेस हो।
क्योंकि सरकार के सामने एक वित्तीय प्रबंधन भी बड़ी चुनौती है और बार बार सरकार IIM में जाके प्रशिक्षण लेती है, तो ये पार्ट भी जरूर उसमें होगा कि वित्तीय प्रबंधन कैसे किया जाए। फिर क्यों ना जाने इस तरह की घटनाएं लगातार घट रही है। अवैध रेत खनन, उत्खनन और भंडारण की शिकायतें लगातार प्रदेश में मिल रही है। कहां है पुलिस, कहां है गृह मंत्री? आपने तो अपराध की बात की, राजस्व की बात की, और उससे भी बड़ी बात आप पहले कहे गए, जो नदी की बात है, जो खेत किसान की बात है। आज जो रिवर फ्रंट जो है योजना, जिसपे सरकार इतनी बात कर रही है, और आज जो जिस तरीके से अवैध खनन हो रहा है, तो मतलब नदियों का कटाव, मतलब हम कहीं ना कहीं जो है नदी को मार रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले जो पानी वाले बाबा राजेंद्र सिंह जी आए थे यहाँ पे और गंभीर चिंता जता के गए, और पूर्व में डॉक्टर रमन सिंह जी भी थे, तब भी ये सब बातें सामने आती थी। ऐसा कोई साल नहीं जाता जब नदी को लेकर चिंतन मनन ना होता हो। बात एग्रीकल्चर की भी आपने की, मतलब ये मैं इस मुद्दे पे इसलिए आ गया, बात तो आपने जो राजस्व की कही और जो अपराध की कही, ये तो दूरगामी परिणाम होते हैं। नदी मतलब नदियों को हम मार रहे हैं, नदियां मर रही हैं, खेती किसानी पे इतना प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, तो कुल मिला के इसको बहुत व्यापक रूप में देखते हुए इसको चिंतन मनन करने की जरूरत है। अवधेश जी, ठीक है, अमित जी, फाइनल कमेंट देख, मुझे समाप्त देखिए, करना। जब मैं कहता हूँ ये कमजोर सरकार है, तो मैं क्यों कहता हूँ? इसलिए कहता हूँ कि लगातार आपके राज्य में ना पत्रकार सुरक्षित है, ना जनता सुरक्षित है, ना छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। और मैं जब मैं कहता हूँ कि ये कमजोर सरकार है, मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये लगातार 16 महीने में अपना मंत्रिमंडल तक गठन नहीं कर पाए। रही बात, आपने बहुत अच्छी याद दिलाई कि IIM में वित्तीय प्रबंधन का इनको गुर सिखाया जा रहा है। अब ये पता करना है कि सरकार का वित्तीय प्रबंधन ज्यादा ठीक करना है कि अपना वित्तीय प्रबंधन ठीक करना है, उस पर इनकी चर्चा हुई है। ये भी एक सोचना और चिंतन का विषय है। अमित जी, लेकिन एक चिंतन का विषय ये भी है ना, इन सारी घटनाओं के बाद कांग्रेस कहाँ है, जो सबसे मजबूत कांग्रेस होने का, विपक्ष होने का दावा करती है? जब बताइए ना, बलरामपुर घटना के बाद कांग्रेस कहाँ है, गरियाबंद घटना के बाद कांग्रेस ही कहाँ है, नांदगांव में जो घटना घटी उसके बाद कांग्रेस उसका विरोध कर रहे हैं और इस सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था आपसे, हम फिरंगियों से लड़ने वाली पार्टी के सदस्य हैं, इन संघियों से नहीं डरेंगे। ये आप बिल्कुल आप ध्यान रखिए। 10 सेकंड निशिकांत जी, 5 सेकंड गिन रहा हूं। ये आपस में ही लड़ रहे हैं, तो इनको चिंता कहाँ है प्रतिनिधित्व का? ठीक है, चलिए, मुझे समाप्त करना होगा। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। अमित जी आपका शुक्रिया, अनवृत जी आपका शुक्रिया, निशिकांत जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के इस बात को समझिए कि एक ऐसा गंभीर मुद्दा जिसपे सरकार जितनी चिंतन मनन कर रही है, जनता भी उसे दबी जुबान से उतनी ही चिंतित हो रही है कि आखिरकार रेत की इस अवैध खेल में कौन कौन लिप्त है, किसके संरक्षण में पूरा खेल खेला जा रहा है। लेकिन कुल मिला के ये कि कैसे इस पे लगाम लगे, कैसे इस पे नकेल कसे, ये सबसे बड़ी चुनौती और चिंता का सबब प्रदेश की जनता के सामने, सरकार के सामने बना हुआ है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।